अनअकैडमी ला रहा है 60 डेज का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेस के लिए। बैच फर्स्ट इसका स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को और इस बैच को लीड कर रही हैं चरणजीत कौर, खुशबू अग्रवाल और मोहम्मद सलमान। टॉप एजुकेटर्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइफ साइंसेस जो आपके CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे ही 60 डेज का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेस के लिए इंग्लिश में लेके आ रहे हैं चंद्रशेखर चपराला, सरना वी, देवाशीष कर। ये भी जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को। टॉप एजुकेटर्स ये जो हैं, जैसे पिछले में मैंने बताया, यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइफ साइंसेस के लिए CSIR UGC नेट के लिए वो आपसे डिस्कस करेंगे। 60 डेज का क्रैश कोर्स ऐसे ही लाइफ साइंसेस का बैच 4th भी स्टार्ट होने वाला है 7 अप्रैल को ही। इसको लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह और खुशबू अग्रवाल। यहाँ पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे CSIR UGC नेट के लिए। ऐसे ही 60 डेज का क्रैश कोर्स आपको मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी मिल रहा है। ये जो बैच है इंग्लिश में होगा, स्टार्ट हो रहा है ये भी 7 अप्रैल को। इसको जो है लीड कर रहे हैं राजेंद्र राजपुरोहित, डॉली कलरा और पंकज कुमार। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैथमेटिकल साइंसेस के लिए जो CSIR UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया जाएगा। सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके इस कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। चारगाप्स रूल के बारे में जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जब भी आप ये टर्म सुने चारगाप्स रूल, आपको ये जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है ये एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए। द प्रिंसिपल दैट इन एनी सैंपल ऑफ DNA, ध्यान दीजिएगा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एनी सैंपल ऑफ DNA। यहाँ पे RNA की बात नहीं हो रही है, कोई भी सैंपल हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आप DNA की बात कर रहे हैं उसके, तो इन एनी सैंपल ऑफ DNA अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ थायमीन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो वही 4 बेसेस हैं जिससे मिलकर DNA बना हुआ होता है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। बेसिक चीज है, कोई भी 9th-10th का स्टूडेंट उसको आता है कि एडेनिन हमेशा पेयर होता है थायमीन के साथ में और ग्वानिन हमेशा पेयर होता है साइटोसिन के साथ में। और कुछ चीजें हैं, एडेनिन ग्वानिन दोनों प्यूरिन है और थायमीन साइटोसिन पिरिमिडीन्स है। एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, थायमीन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर छोटा होता है। तो एडेनिन थायमीन के साथ में 2 हाइड्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। एडेनिन इधर हो गया, ये थायमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन के साथ होता है। जो मैंने बोला ये प्यूरिन होते हैं, ये पिरिमिडीन्स होते हैं। और चारगाफ का रूल सिंपली यही बताता है कि किसी भी DNA के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एडेनिन का अमाउंट थायमीन के इक्वल होगा और ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी आप DNA का, मान लीजिए DNA एक लैडर लाइक होता है, A हमेशा T के साथ जुड़ेगा, G हमेशा C के साथ जुड़ेगा। अगर कोई आपसे बता देता है कि एक डबल स्टैंडर्ड जो DNA है उसमें एडेनिन का मान लीजिए नंबर 30 है, तो आप इजिली गेस कर सकते हैं कि थायमीन का भी नंबर वहां पे 30 होगा। ऐसा ही कोई आपसे बता दे कि ग्वानिन का नंबर जो है 70 है, तो आप इजिली गेस कर सकते हैं कि साइटोसिन का भी नंबर 70 होगा। ये क्यों होगा? बेसिक प्रिंसिपल यही है, क्योंकि A हमेशा T के साथ जुड़ेगा तो A का जितना नंबर रहेगा उतना T का नंबर रहेगा और G का जितना नंबर रहेगा उतना C का भी नंबर रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा एक ही साथ जुड़ते हैं ना, इसीलिए। तो मतलब कभी भी कोई भी आपसे पूछे A का अमाउंट कितना होगा तो आप A का अमाउंट इतना है, आपको दिया गया T का अमाउंट निकालने के लिए तो आप T का अमाउंट निकाल लेंगे। और अगर आपको कोई G बोले तो आप C का अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक रहा। एक और तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। कोई आपसे बोले कि मान लीजिए 100% DNA है, 100% में से एडेनिन का परसेंटेज
20% है, तो आप सी का परसेंटेज बताइए। अब इसका भी आप इनडायरेक्टली रूप से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने बोला कि 100% में से 20% एडेनिन है, तो आप आराम से निकाल लेंगे कि जब एडेनिन 20% है तो थायमीन भी 20% होगा। मतलब एडेनिन थायमीन मिला के 100% में से 40% बना लिए। और अब आपको अगर सी निकालने का बोला है, ये 100% में से 40%, तो ए और टी हो गया। बाकी जो बचेंगे 60%, मतलब उसमें जी और सी है, और जी का अमाउंट सी के अमाउंट के बराबर होता है, तो 60% में से क्या हो जाएगा, 30% जी और 30% सी। तो यही सब कुल मिला के उल्टा पुल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ और चीजें हम जान लेते हैं इनके बारे में, एक्स्ट्रा कुछ जानकारी, इसके बाद हम एमसीक्यूज पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देंगे। एक्सेप्शंस ये है कि 2006 में ये शो किया गया कि ये जो रूल है, ठीक है, चार ग्राफ वाला, कि ये हमेशा टी से बाइंड करता है, मतलब ए टी से बाइंड करेगा, जी सी से बाइंड करेगा, इनका अमाउंट लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक, मतलब ए और जी का अमाउंट टी और सी के अमाउंट से बराबर होता है। पर ये 4 या 5 टाइप के डबल स्टैंडर्ड जीनोम्स के लिए हमेशा अप्लाई होता है। तो हमेशा ये क्वेश्चन में आप ये भी ढूंढिए, ये तो नंबर जो मैंने आपको बताया ये दिया ही रहेगा, प्लस किस जीनोम की बात हो रही है। ये जो है मेनली ये जो चार ग्राफ का रूल है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के लिए होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के लिए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वायरल जीनोम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं वहां ये अप्लाई होता है, और कुछ आर्कियल क्रोमोसोम्स पे भी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है, और कुछ छोटे जो ऑर्गेनल जीनोम्स हैं उनके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है, जो स्मॉलर होते हैं करीब 20-30 किलो बेस पेयर से नीचे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे वायरल कुछ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उनमें पाया जाता है, वहां पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है, और आरएनए जीनोम में भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो इसका भी ध्यान रखिए, कहीं क्वेश्चन में ये सब सारे दे दिया और आप कैलकुलेट करके बता दिए हाँ इतना होता है, तो आपको पहले ध्यान देना चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, वहां पे ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हो जहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता हो, तब आगे का आप काम करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब किसी चीज अगर कोई चीज बताया जाता है, कोई प्रिंसिपल बताया जाता है, तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको 8-10 ऑर्गेनिज्म है, इनका आप ये सब परसेंटेज देख सकते हैं कि जो रूल बताया गया है क्या एक्चुअली में मिलता है कि नहीं मिलता है। सो द फॉलोइंग टेबल इज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ चारगाप्स 1952 डाटा लिस्टिंग द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड सपोर्ट बोथ ऑफ चारगाप्स रूल। एन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे 5X174 जिनका क्या होता है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनमें आपको ये जो जैसे बोला गया ए, देखिए वो सभी उसी पे है, a डिवाइडेड बाई टी एंड g डिवाइडेड जी सी इक्वल टू 1। इनका जो रेशियो होता है 1 के बराबर होता है, ये रेशियो भी पूछा जाता है। ठीक, इनका 1 होगा तो मतलब चारगाफ का रूल अप्लाई हो रहा है, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, 1 से नीचे या ज्यादा हो, इसका मतलब कि वो चारगाफ का रूल वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या आरएनए की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं जैसे मेज है, मेज एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। देखिए ए का परसेंटेज 26.8, ये किससे जुड़ता है, टी से 27 पॉइंट, लगभग बराबर, एकदम से एग्जैक्ट नहीं होता फिर भी बराबर। जीसी का लगभग 22.8, ये 23.2। तो ए और टी का रेशियो कितना हो गया, देखिए ए और टी का रेशियो 0.99, मतलब 1 के बराबर। ऐसे जी और सी का रेशियो 0.98, ये भी दे सकता है। अगर ए टी का रेशियो इतना है, जी सी का रेशियो इतना है, तो आप बताइए कि ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है क्या है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। परसेंटेज जीसी की तरह बात करें तो ये 46.1 और परसेंटेज एटी 54.0। अब देखिए ये ए बाई टी हमेशा ए के 1 के बराबर होता है, जी बाई सी हमेशा ए के बराबर होता है, लेकिन जो परसेंटेज जीसी और परसेंटेज एटी है ये बदल सकता है। मतलब जैसे मैंने आपसे बोला 100% है मान लीजिए, तो 40% एटी हो सकता है, 60% जीसी होगा। तो ये अलग अलग होता है, परसेंटेज जीसी और परसेंटेज एटी। ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जीसी रिच है या एटी रिच है। अगर एटी उसके मुंह में ज्यादा रहेगा तो एटी रिच ऑर्गेनिज्म है, अगर जीसी का
अमाउंट ज़्यादा है तो वो जीसी रिच ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये वाला वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए हमेशा ए का नंबर टी के बराबर होता है। तो मान लीजिए ए 5 है, तो जैसे मैंने बोला आप बता देंगे कि टी का नंबर भी 5 होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 1। ऐसे ही जीसी के केस में होता है। तो ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड जीनोम्स के लिए ए डिवाइडेड बाई टी का जो वैल्यू आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए, नहीं तो आसपास 9.98, 0.99 इतना चलेगा। ठीक है, इधर उधर होता है, ये अलग अलग हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो सिग्निफिकेंट डेविएशन मिलता है आपको इसके में मिलेगा 5x174। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये एक वायरस है, इसका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो 80 का रेशियो आता है 0.7 आता है, जीसी का रेशियो 1.08 आता है। ठीक, ये देखिए सबसे ज्यादा इसका आया सारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो दूसरा स्टैंड तो है नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि उसमें ए हमेशा टी के बराबर रहेगा, जी हमेशा सी के बराबर रहेगा, क्योंकि दूसरा स्टैंड है नहीं ना जोड़ने वाला। अब एक स्टैंड में कई सारे ए हो सकते हैं, कई सारे टी हो सकते हैं। ए 5 हो सकता है, टी 20 हो सकता है, जी 35 हो सकता है, सी 3 ही हो सकते हैं। तो ये रूल सिंगल स्टैंडर्ड जो भी होता है ऑर्गेनिज्म उनके लिए अप्लाइड नहीं है। ठीक, ये हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चारग्राफ रूल क्या है, सिंपल, और फिर इसका कैसे ए टी से ज्वाइंट, जी सी से ज्वाइंट, ये कैसे इसका डिवीजन, ये सब परसेंटेज वगैरह सब आपको क्लियर हो गया। क्या चीज एक आएगी, क्या चीज डिफरेंट हो सकता है, यही सारा आपको कॉन्सेप्ट रखना है जब भी आपको चारग्राफ्स के क्वेश्चन लगाने हैं तो। ओके, अब एमसीक्यूज पे आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपको देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू चारग्राफ्स रूल्स। अब चारग्राफ रूल अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द सेम प्रपोर्शन ऑफ ACGT। क्या चारग्राफ्स के रूल से आपने ये समझा कि सभी डीएनए मॉलिक्यूल में सेम प्रपोर्शन, ए का नंबर जितना रहेगा सी का नंबर उतना रहेगा, जी का नंबर उतना ही रहेगा, टी का नंबर उतना रहेगा? क्या ये है? ये नहीं है। ओके, मान लीजिए मैं आपके ऊपर पहले छोड़ता हूं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ ए एंड यू। कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें ए और यू का अमाउंट सेम रहेगा। यू को आप टी के इक्विवेलेंट समझिए, क्योंकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक। सी इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी। क्या ये सही है? या डी इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ जी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ सी। कह रहा है या चौथा वाला ऑप्शन, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जी का अमाउंट जो रहता है वो सी के अमाउंट के इक्वल रहता है। होप अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, या मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं, इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर करेक्ट है डी। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ जी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर आप बात कर रहे हैं तो जी का, ग्वानिन का अमाउंट हमेशा साइटोसिन के अमाउंट के बराबर रहेगा, क्योंकि जी हमेशा सी के साथ ही पेयरिंग करता है। तो अगर एक स्ट्रैंड में 5 जी है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड में कितना रहेगा? 5 सी रहेगा, क्योंकि सी ऑलवेज बाइंड विथ जी। ये एमसीक्यू हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। सी अर्चिन एक वो है एनिमल है, उसके डीएनए की बात हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखिए जो भी आपसे बोला जाए ऑप्शन में हमेशा एकदम से क्लियर कट रहिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है सी अर्चिन है, उसके डीएनए की बात हो रही है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। दैट मीन्स यहाँ पे चारग्राफ्स रूल अप्लाई होगा। कह रहा है यहाँ पे 70% जो बेसिस है, इस परसेंटेज की जब भी बात हो 70-20 मतलब 100% के अंडर ही बात होती है। ठीक, तो 70% कह रहा है जो बेसिस है वो साइटोसिन है। अब 70% कोई भी आपसे साइटोसिन बोले तुरंत जी का भी उतना अमाउंट आप जोड़ लीजिए। 70% आपसे बोला गया सी है, इसका मतलब ग्वानिन कितना है आपका? 17% ही। ओके, द परसेंट, आप क्वेश्चन पे आते हैं, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर। कह रहा है आपको साइटोसिन का तो बता दिया गया 70%, और सारे का कितना नंबर है वो आप बताइए। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसको आप
टफ मत समझिए ये क्वेश्चन। अगर बोल दिया सी 17% है, दैट मीन्स सी ऑलवेज फेवरेट जी, तो उसका भी परसेंटेज कितना होगा 17। 17 सी 17 जी। अब इसको कैसे आप लगाएंगे, चार ग्राफ का रूल, जी इक्वल टू सी, तो अगर सी 17 है तो जी कितना होगा 17, आसान से हो गया, ये 34% हो गया आपके, 17% साइटोजिन, इसलिए 17% ग्वानिन भी होगा, तो 100% में से 34%, 17 दूनी 34, जी और सी हो गया। अब आपके पास कितना बचा अमाउंट, 100% में से 34 आप निकाल दीजिए, आपके पास बचा 64, 64 में से अब आपको पता ही होगा कि 64 में हाफ ए रहेगा, हाफ क्या रहेगा, टी रहेगा, तो 64 को आप डिवाइड कर लीजिए, 64 कह रहा हूं, 17 मल्टीप्लाइड 17 प्लस 17 कितना हो गया 34, मतलब आपके पास कितना बचा 66%। दैट मीन्स 66% आप हाफ कर लीजिए, ए रहेगा और 66 का हाफ टी रहेगा, तो इसका मतलब जी का अमाउंट कितना रहेगा, देखिए जिसमें 17 दिया है पहले उस पे आ जाइए, ये दोनों, अब हम देखेंगे 80 का नंबर, तो 66 में से हाफ मैंने बोला ए रहेगा, हाफ टी रहेगा, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, क्योंकि ए का अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है टी के, तो ये 33 हो गया। ओके, तो गेस करके बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 सेकंड देता हूं। Yes, correct. C will be the correct option. G 17%, A 33%, T 33%. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which of these statement are incorrect according to चारगाफ्स रूल? कह रहा है चारगाफ्स का रूल आपने पढ़ा है, आपको आता है, अब आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है चारगाफ्स के रूल के अकॉर्डिंग। कह रहा जो मोलर रेशियो होता है A to T और C to G इज इक्वल टू 1, जो मैंने आपसे बोला था, ए को आप टी से डिवाइड करेंगे, कह रहा है क्या एक आएगा, और ऐसे ही सी को आप जी से डिवाइड करेंगे तो क्या एक आएगा, हाँ एक आएगा, जैसे मैंने आपसे बोला था, या तो आप गेस कीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक आएगा कि नहीं आएगा। बी द सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू सम ऑफ पिरिमिडीन, क्या ऐसा होगा। सी द परसेंटेज ऑफ सी प्लस जी does not equal to percentage of A plus T। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। डी द कंपोजिशन ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम इन ऑल द स्पीशीज, जो कंपोजिशन होता है डीएनए का वो सारे स्पीशीज में सेम होता है। 10 सेकेंड आपको देता हूं, इसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि हाँ ए का नंबर टी का नंबर बराबर होता है, तो ए को आप टी से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, ऐसे सी का नंबर जी के नंबर के बराबर होता है तो आप डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। बी सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू सम ऑफ पिरिमिडीन, ये भी सही है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो 100 बेस पेयर्स मतलब 100 पूरे उसमें एटीजीसी हैं, 100% मान लीजिए, तो प्यूरिन का मतलब क्या हो गया, प्यूरिन का मतलब हो गया ए और जी, ठीक। ए अगर मान लीजिए जैसे वो वाला क्वेश्चन था कि एडेनिन वहां पे 15% है, तो आपको पता चल जाएगा कि टी 15% है, ठीक, तो 15 30 हो गया, बाकी सी जी का निकालना है, तो बचा आपके पास कितना है 30, आप निकाल लिए, 100% में से 70% बचा, 70% में 35 दूना 70 होता है, तो 35 सी होगा 35 जी होगा। तब वही कह रहा है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन का क्या बराबर होता है, तो हाँ बराबर होता है। ए मान लीजिए मैंने आपसे बोला कितना 15% है, अब आप इसमें मान लीजिए और क्या, ए क्या है आपका प्यूरिन है, जी क्या है, जी भी आपका प्यूरिन है, जी ए 17 ए आपका 15 हो गया, जी कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 50%, भाई क्या बचा टी और सी को आप जोड़ेंगे जो कि पिरिमिडीन है वो भी 50%, तो ये भी है चारगाफ का रूल, ये भी है कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पिरिमिडीन, ठीक, दोनों। अब ये करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं, कह रहा जो परसेंटेज सी प्लस जी होता है वो एक बराबर नहीं होता है ए टी के, हाँ ये भी सही है। मैंने आपसे बोला ना ए 15 रहेगा तो टी 15 रहेगा, 30 हो गया 100% में से, बाकी बचा आपके पास 70, सी प्लस जी कितना होगा, मतलब वही 70 35 35 70, तो कहाँ बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, ये भी चारगाफ का रूल ही है। तो वही गलत कौन सा है, चौथा डी द कंपोजिशन ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम इन ऑल स्पीशीज, सभी स्पीशीज में जो डीएनए का कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। अ प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल ऑफ लीफ कंटेन 20 मोल ऑफ गुआनिन, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्यूरिन रेसिड्यू। कह रहा है एक प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल है लीफ का हमने डीएनए निकाला है, उसमें 20 मोल है गुआनिन का। अब आपको बताना है कि प्यूरिन रेसिड्यू जो बाकी बचा प्यूरिन, उसका कितना अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है। ठीक, अब देखिए 20 मोल आपका क्या हो गया, गुआनिन हो गया। मान लीजिए 20 मोल गुआनिन हो गया, तो गुआनिन किसके, जी। अब गुआनिन किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के। मतलब अगर 20 मोल गुआनिन है तो उसमें 20 मोल क्या रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा। तो ये कितना हो गया, 40 मोल। मान लीजिए पूरा बात कर रहे हैं, वहां पे 100 मोल था आपका। ठीक, मान लीजिए 100 मोल था। अब ए और जो टी बचा वहां पे वो क्या होगा, बाकी को वो सारे रेसिड्यूज ले लेगा। ठीक, पहले तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको बताना 30%, 40%, 60% और 20%। आप ये कैलकुलेट करके बताइए, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए या मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा 30%। देखिए 20 आपका गुआनिन हो गया, और ऐसे ही 20 आपका 20 मोल क्या हो जाएगा आपका साइटोसिन, तो ये हो गया 40 तो निकल गए। मान लीजिए 100 मोल था, 20 मोल गुआनिन हो गया, 20 मोल साइटोसिन हो गया। अब बचा आपके पास कितना, 60 मोल बचा। तो 60 मोल में एडेनिन कितना रहेगा 30, और थायमिन कितना रहेगा 30। तो बाकी क्या होगा 30% ही तो आपका एडेनिन है, प्यूरिन रहेगा। प्यूरिन क्या है आपका एडेनिन, तो वो क्या हो गया 30%। तो ये आपका हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, सिंपल था। मोल का चाहे जिस टर्म में आपको बात करें, आपको वही हाफ हाफ करके लगाना है, कौन किससे जुड़ता है कौन किससे नहीं जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आते हैं। इन वन स्टैंड ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हुई। इन वन स्टैंड ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज 3 times C in consecutive 10 bases. A is 3 times C। कह रहा है अगर आप किसी डीएनए स्टैंड की बात हो रही है, जहां पे मान लीजिए अगर 10 बेस हैं, तो उसमें से जो A आ रहा है वो C का 3 टाइम आ रहा है। मतलब अगर एक C आता है तो 3 गुना उसका A रहेगा उस स्टैंड में। सो हाउ मेनी G विल बी देयर इन 100 बेस पेयर्स ऑफ अ डीएनए डुप्लेक्स। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि G का अमाउंट मान लीजिए एक T के इक्वल है इन वन स्टैंड, एक स्टैंड में। तो देखिए हमें एक स्टैंड से तो फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। उसमें G और T का रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है मान लीजिए बराबर है लगभग। तो G और T का अगर बराबर है तो समझ लीजिए G C के बराबर रहता है, T A के बराबर रहता है, मतलब सब बराबर बराबर के हिसाब से हैं उसमें। तब इसमें से आपको बताना है कि कितना G रहेगा टोटल अगर आप 100 बेस पेयर ले रहे हैं तो। ठीक, तो आपके पास क्या है ऑप्शन 30, 20, 40, 60। वीडियो पॉज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, ठीक, और इसका आंसर टाइप कीजिए, या तो मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 40। ठीक, कैसे, अब आपको ये गेस करना है। कह रहा है C का 3 गुना A है, और मान लीजिए 100 बेस पेयर की बात हो रही है, उसमें G का अमाउंट कितना रहेगा। ठीक है, ये 100 बेस पेयर अगर होगा तो मान लीजिए C आपके पास अगर मान लीजिए 10 C है तो उसका 3 गुना, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो कितना होगा 30 आपका A रहेगा। मतलब 40 में अगर आप 40 उसके बात करें, बेसिस की बात करें, तो 40 में से 30 A आ रहा है, और 10 क्या है आपका साइटोसिन, मतलब C। तो साइटोसिन अगर ऐसे मान लीजिए तो 40 का हुआ, ठीक, और ऐसे आप बढ़ाएंगे 80 अगर बात करें तो उसमें 20 क्या रहेगा आपका, 20 आपका C रहेगा, और
60 हो जाएगा आपका ए, ठीक, 60 ऐसे बेस हो गए। तो ये तो मान लीजिए 80 बेसिस की बात हुई, पर यहाँ पे कितना है 100 बेस पेयर है, मतलब 200 की बात हो रही है, ठीक। तो अगर मान लीजिए 80 के लगभग में 20 आपका साइटोजीन आता है, ठीक है, तो 200 अगर हम बेसिस की बात करें 200 बेसिस में, तो लगभग इसका डबल रहेगा, ठीक, मतलब सी जो क्या होगा लगभग 40 के करीब रहेगा। जब आपका सी 40 के करीब आ गया तो दैट मीन्स जी जो होगा लगभग कितना होगा, वो 40 के ही करीब रहेगा, ठीक। सी 10 है तो ए कितना है 30 है, सी अगर 20 है तो ए क्या है 60 है। और ऐसे अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 3 गुना तो 100 से ज्यादा निकल जाएगा, ठीक। तो ऐसे कैलकुलेट करिए लगभग आपका 40 इसमें आएगा। ओके, तो ये था आपका इस पे बेस्ड 5 एमसीक्यूज जो भी हैं। अब आप इसको ए टी जी सी कई सारे घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन पूछता है, जहां भी मिले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता हो तो वो क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके, तो चलता हूं, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।